जब तक अखंड भारत नहीं बन जाता तब तक लैंड इज फिक्स्ड इन इंडिया। अगर इस लैंड को हमें बढ़ाना है तो भैया अखंड भारत बनाना होगा, यानी कि समझते हो। आज जब हम भारत के किसान की बात करते हैं तो भारत का किसान क्यों परेशान है, क्यों दिक्कत में है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। कि जब एक किसान की बात आती है तो वो किसान आप जो देख रहे हो कुर्ते पजामे में, उसके पीछे बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड वर्क। खेती आसान नहीं है बेटा, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। So, hello, hi, क्या हालचाल everyone? My name is Gautam Lakhani and I welcome you all to Restart with Motion. So, आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके से काम करती है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर जाकर के समझेंगे कि कैसे फार्मिंग और उसके अलावा बाकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज काम करती हैं। इस चैप्टर के अंदर एक इमेजिनरी विलेज है जिसका नाम है पालमपुर। तो पालमपुर का एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि पालमपुर में क्या कुछ होता है, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर ऑल द नोट्स, सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी और अगर आपको क्लास 9th के चैप्टर्स देखने हैं, वन शॉट वीडियो देखने हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देयर इज अ प्लेलिस्ट, तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और वहां से सारा का सारा जो फ्री का ज्ञान है, नॉलेज है, उसको खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनके नंबर भी थोड़े ज्यादा आ सके आपसे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से। देखिए, जब बात आती है पालमपुर की, तो पालमपुर जैसे कि मैंने आपको बताया एक इमेजिनरी विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है आसपास के विलेजेस और टाउन्स के साथ। पालमपुर के ठीक पास में, बगल में 3 किलोमीटर दूर एक रायगंज नाम का बड़ा गांव है, और पालमपुर इस रायगंज गांव से एक ऑल वेदर रोड यानी कि पक्की सड़क से, इस तरह की सड़क के साथ क्या है, कनेक्टेड है। साथ ही साथ उसके ठीक आगे एक और छोटा टाउन है, शहर है, जिसका नाम है शाहपुर। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद रायगंज, अ बिग विलेज विच इज 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दैट बाय अ पक्का रोड, ऑल वेदर रोड। एंड सेकेंडली थोड़ा सा आगे चल करके उसी रोड पर एक शहर लगता है जिसका नाम है शाहपुर, छोटा शहर है। इसके अलावा पालमपुर के अंदर हमें काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि बलक कार्ट्स हैं, अपना टांगे वाले भैया हैं, बसंती चलो, और साथ ही साथ बोगी हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब चीजें भी हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जब पालमपुर की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर के अंदर सड़क अच्छी है, रोड्स अच्छे हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बेटर हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी ठीक ठाक काम कर रही हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर हम पालमपुर को ही समझें आगे, पालमपुर के बारे में आगे चलें, आगे जाने, तो पालमपुर के अंदर वैसे तो छोटा गांव है, तो 450 परिवार यानी कि 450 फैमिलीज हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। इन 450 फैमिलीज के अंदर आपको 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज यहां पर देखने को मिलते हैं। इन अपर कास्ट फैमिलीज की जब हम बात करते हैं तो इन लोगों के पास अपने घर हैं, साथ ही साथ बड़े हाउसेज हैं, ज्यादा लैंड है, और इनके घरों में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हमें देखने को मिलती है। यानी कि ये जो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 80 विच आर 80 इन नंबर, दे हैव मेजॉरिटी ऑफ द लैंड, लार्ज हाउसेज विच आर सीमेंटेड, और साथ ही साथ गांव के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो शेड्यूल कास्ट या कहें दलित कम्युनिटी है,
दे आर 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि 450 में से 150 परिवार जो हैं वो दलित कम्युनिटी से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, और ये लोग के पास लैंड बहुत ही कम है, ना के बराबर। ये एक लेबर के तौर पर काम करते हैं, गांव के एक कोने में रहते हैं, और इनके जो हाउसेज हैं, घर हैं, वो कच्चे बने हुए हैं, यानी कि मिट्टी और जो भूसा होता है, स्ट्रॉ होता है, उसके यहाँ पर हमें बने हुए देखने को मिलते हैं। तो छोटा गांव है जिसमें 450 परिवार हैं, अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिलीज हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गई भैया किसकी बात, पालमपुर की बात। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें, समझें, तो पालमपुर की एजुकेशन फैसिलिटीज की जब बात आती है तो पालमपुर के अंदर हमें 2 प्राइमरी स्कूल्स और साथ ही साथ एक हाई स्कूल भी देखने को मिल जाता है, यानी कि एजुकेशन के मामले में ठीक ठाक फैसिलिटी हमें पालमपुर के अंदर देखने को मिलती है। वहीं जब मेडिकल केयर की बात आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो मेडिकल केयर के नाम पर हमें एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखने को मिलता है, और साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट दवाखाना भी हमें पालमपुर के अंदर देखने को मिलता है। तो एजुकेशन और हेल्थ की अगर हम यहां पर बात करें तो पालमपुर के अंदर स्कूल्स हैं जहां पर गांव के बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और साथ ही साथ एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हमें कहां देखने को मिलती है, पालमपुर के अंदर देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि भैया बेसिक फैसिलिटीज के मामले में पालमपुर ठीक ठाक काम कर रहा है, क्योंकि पालमपुर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज के नाम पर स्कूल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ मेडिकल केयर फैसिलिटीज भी ठीक ठाक हैं, गांव की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, फैमिलीज का नंबर ध्यान में रखते हुए। अब देखो, जब बात आती है प्रोडक्शन एक्टिविटी की कि भैया पालमपुर के अंदर क्या होता है प्रोडक्शन के नाम पर, तो जस्ट लाइक ऑल अदर विलेजेस, प्राइमरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जो पालमपुर के अंदर हमें देखने को मिलती है, दैट इज फार्मिंग। तो जो मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर वो क्या है बेटा, वो यहां पर आपको फार्मिंग, खेती ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज की बात करें कि पालमपुर के अंदर और क्या हो रहा है भैया, तो वहां पर आपको स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगी, यानी कि लोगों ने अपने घरों के अंदर छोटा मोटा जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करा हुआ है, जिसमें वो झाड़ू बना रहे हैं, पेपर प्लेट्स बना रहे हैं, छोटे 1-2 कमरे में सेटअप करा हुआ है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि गांव के लोग, कोई टांगा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो सर्विस चला रहा है, कोई बस में कंडक्टर का काम कर रहा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, और वहीं साथ ही साथ शॉपकीपिंग, यानी कि छोटे मोटे दुकानदार भी आपको देखने को पालमपुर के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप पालमपुर को बाकी गांव से कंपेयर करो तो यही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जब एक भारत के गांव की बात आती है तो भारत के गांव में हम क्या देखते हैं कि फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी देयर। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग भी हमें देखने को मिलता है। तो पालमपुर में भी फार्मिंग मेन एक्टिविटी है, और नॉन फार्म एक्टिविटीज की जब बात आती है तो वहां पर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग जैसे हमें लोग काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो हम यहां पर क्या देखेंगे कि जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, अरे भैया यहां से भी बाहर, थोड़ा सा वहां से भी बाहर, चलो कोई बात नहीं। तो चाहे आपको खेती करनी हो, चाहे आपको फैक्ट्री लगानी हो, चाहे आपको दुकान खोलनी हो, या आपको कुछ भी काम करना हो, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन, यू नीड सम थिंग्स फॉर दैट। आपको कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो क्या चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या पालमपुर के अंदर जो लोग खेती कर रहे हैं और कोई स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रहा है, तो क्या चीजों की रिक्वायर्ड है उन्हें, वो हम थोड़ा सा यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की, सो गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड देयर आर मेजरली 4 रिक्वायरमेंट्स। 4 चीजों की रिक्वायरमेंट हमें यहां पर देखने को मिलती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि जिनकी वजह से प्रोडक्शन संभव है, हो सकता है। तो वो 4 चीजें क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है?
तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट की, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर हमें लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका वाटर शामिल हो गया, फॉरेस्ट मटेरियल शामिल हो गया, या फॉरेस्ट से जो हम चीज़ें ले सकते हैं वो शामिल हो गए, या मिनरल शामिल हो गए। यानी कि फर्स्ट एंड मोस्ट रिक्वायरमेंट इज द लैंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहां पर क्या हो जाती है बच्चा? लैंड की हो जाती है, जमीन की हो जाती है भैया। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ लेबर। सेकंड रिक्वायरमेंट हमें रहती है लेबर की, काम करने के लिए हमें लोग चाहिए। वहीं जब हम बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की, तो थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर आती है फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल भी जो है आपका दो तरीके का है, एक है यहां पर आपका फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है आपका यहां पर वर्किंग कैपिटल। जब फिक्स्ड कैपिटल की बात आती है तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि भैया फिक्स्ड है, यानी कि एक बार खर्चा कर दिया, बात खत्म, बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपके टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, ऐसी चीज। आप खुद सोचो, अगर आप एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हो तो रोज रोज तो मशीन नहीं खरीदोगे, रोज रोज तो बिल्डिंग नहीं लगाओगे, रोज रोज तो टूल्स नहीं खरीदोगे, है ना। तो एक बार जो खर्चा आपने कर दिया और उसका इस्तेमाल आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आता है, और इसमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सब चीजें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो नाम से ही पता लग रहा है कि काम चालू रखने के लिए, वर्किंग के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो वर्किंग कैपिटल में आती है। इसमें आपका रॉ मटेरियल हो गया, मनी इन हैंड हो गई। भैया मान लो अगर कोई ट्रांसपोर्ट वाला आया कि बाबू जी आपका माल आया है, जरा उतरवा लेते, उसे क्या कहोगे कि पैसा है नहीं, बाद में देंगे? भैया नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट वाले को। वहीं अगर कोई मिलने आ गया फैक्ट्री के अंदर, ला भाई जरा 2 चाय ले आ, अब 2 चाय का पैसा तो हाथ के हाथ देना पड़ेगा ना। तो रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया, ये सब आपका वर्किंग कैपिटल में आता है, यानी कि ये डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड व्हाट आर इट्स टाइप। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? आप यहां पर यही बताओगे कि व्हेन इट कम्स टू फिक्स्ड कैपिटल, सो फिक्स्ड कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज रिक्वायर्ड to carry on the day-to-day business activities, and it is of two types, fixed capital and working capital. When it comes to fixed capital, so fixed capital is for the long-term purposes, and in it tools, machinery, buildings come. On the other hand, when it comes to working capital, so working capital is required for the short-term रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस लाइक रॉ मटेरियल एंड मनी। तो ये सब आप यहां पर लिख दोगे। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, फिजिकल कैपिटल के अंदर आपका फिक्स्ड और वर्किंग दो तरीके का कैपिटल शामिल है। चौथे रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ रिक्वायरमेंट के अंदर आता है आपका नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप, कि भैया आप किस तरीके से बिजनेस को चला पाओगे, एंटरप्राइज, यानी कि एक सिस्टम आपको चाहिए जो कहीं ना कहीं यहां पर आपको क्या करेगा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को साथ लेकर के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और वहीं जब बात आती है लेबर की भी, तो लेबर भी क्या है हमारा, दो तरीके का है। पहला आता है हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, जो आपके पीसी पर बैठे हैं, सिस्टम पर बैठ के काम कर रहे हैं। वहीं दूसरे आते हैं मैनुअल वर्कर्स, जो क्या कर रहे हैं, डे टू डे काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी, मजदूर जिनको आप कह सकते हो। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर बचा ये सब चीजें आपकी शामिल हैं। सो देयर आर 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले आता है लैंड, दूसरा आता है लेबर, तीसरा आता है आपका फिजिकल कैपिटल, और चौथा आता है आपका नॉलेज एंड एंटरप्राइज। साथ ही साथ जब बात आती है लेबर की, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबर, हाईली एजुकेटेड वर्कर एंड सेकंड इज मैनुअल वर्कर। वहीं दूसरी तरफ जब हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं तो फिजिकल कैपिटल के अंदर आपका फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल शामिल है। तो एक बार इस पर नजर मार लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। So these are the 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको कुछ भी काम करना है, कोई भी प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको इन 4 चीज़ों के रिक्वायरमेंट होगी, फैक्टर्स हैं ये जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो देखिए, अगर हम यहां पर पालमपुर से ही समझने की कोशिश करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पालमपुर के अंदर फार्मिंग वहां की एक मेन एक्टिविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जस्ट लाइक अदर विलेजेस ऑफ इंडिया। तो फार्मिंग में पालमपुर में क्या कुछ हो रहा है उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के बाकी गांवों में भी किस तरीके से चीजें होती हैं। तो देखो, जब बात आती है फार्मिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पालमपुर के अंदर मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग। अब भैया देखो, ऐसा है कि लैंड इज फिक्स्ड। जो लैंड आपके पास है, जिस पर आप खेती बाड़ी करते हो, फार्मिंग करते हो, दैट इज फिक्स्ड। वो लैंड आपका बढ़ नहीं सकता। अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, जो आपने इंडिया साइज एंड लोकेशन में मेरे साथ पढ़ा था। अगर चैप्टर नहीं देखा है तो इधर ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, जहां पर आपको चैप्टर का लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है लैंड इज फिक्स्ड की, तो यह समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक अखंड भारत नहीं बन जाता तब तक लैंड इज फिक्स्ड इन इंडिया, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर इस लैंड को हमें बढ़ाना है तो भैया अखंड भारत बनाना होगा, यानी कि समझते हो। तो लैंड इज फिक्स्ड और यहां पर मेन ऑक्यूपेशन है जिसको हम फार्मिंग कहते हैं। अब बात आती है जब फार्मिंग की, तो गांव के 75% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड के लिए 75% लोग जो हैं पालमपुर के अंदर, वो किस पर डिपेंडेंट हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग हियर। बट जैसे कि मैंने बताया कि भैया जो लैंड एरिया है दैट इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और अगर आप डेटा उठा करके देखो तो 1960 से पालमपुर के अंदर कोई लैंड का एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लैंड तो वही की वही रहेगी ना। बट जब बात आती है लैंड की, तो जो कुछ वेस्ट लैंड थी, उस वेस्ट लैंड पर जिस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे गांव में, उसको हमने कोशिश करा कि हम इस वेस्ट लैंड को कल्टीवेटेड लैंड के अंदर बदल दें। यानी कि जो वेस्ट लैंड था, जो बेकार पड़ी थी जमीन, जिस पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही थी, पालमपुर के अंदर उसको कोशिश करी गई कि कल्टीवेटेड लैंड में चेंज करा जाए, उस पर खेती बाड़ी करी जाए। बट स्टिल द लैंड इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड इन पालमपुर एंड सो इन इंडिया। तो जब बात आती है यहां पर खेती बाड़ी की, फार्मिंग की, तो हम क्या देखते हैं, हम यहां पर यह देखते हैं कि भैया पालमपुर के अंदर, अब समझो आप कि लैंड अपने पास फिक्स्ड है, 75% पीपल उसके ऊपर डिपेंडेंट है, साथ ही साथ प्रोडक्शन करना जरूरी है ताकि फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो बनी रहे, प्रोडक्शन होता रहे। तो हमने क्या करा, हमने एक ही लैंड पर साल के अंदर 3 बार खेती करना शुरू करा, जून और सितंबर के बीच में। देन जून और सितंबर की जब बात आती है तो इस सीजन को खारिफ सीजन कहा जाता है, या कहें इस समय पर हम खारिफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये सीजन रेनी सीजन है। ठीक है, तो ये रेनी सीजन है, यहां पर खारिफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करा जाता है, जिसमें ज्वार और बाजरा मेन क्रॉप्स हैं। साथ ही साथ यहां पर राइस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है जो खारिफ सीजन के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। ज्वार बाजरा जो है ये, इनको बेसिकली कैटल फूड के तौर पर या कहें फॉडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जून और सितंबर यानी कि रेनी सीजन के बीच आपको खारिफ क्रॉप्स देखने को मिलती हैं पालमपुर और भारत के अंदर, और इसमें ज्वार बाजरा राइस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर या कहें पालमपुर के अंदर ग्रो करी जाती हैं। वहीं उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर का जो पीरियड है, इसमें पालमपुर के अंदर लोग आलू की खेती करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ अक्टूबर और नवंबर के समय में जो बीच का बाकी का पीरियड है, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर राबी सीजन है, और राबी सीजन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भैया ये विंटर सीजन क्रॉप्स हैं, इसमें वीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। और साथ ही साथ जब बात आती है वीट की, तो आप सब जानते हो कि भैया गेहूं की रोटी हमारे यहाँ पर ज़्यादा चलती है, तो ये वीट बहुत ज़रूरी है फैमिली कंज्यूमिंग के लिए, फैमिली कंजम्पशन के लिए, परिवार को खिलाने के लिए। तो किसान अक्सर क्या करता है पालमपुर में कि भैया जो गेहूं वो उगाएगा, उस गेहूं को कुछ को अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेगा
और जो एक्स्ट्रा गेहूं होगी, जो बची हुई गेहूं होगी, उसको आसपास की मार्केट में, जैसे रायगंज की मार्केट थी, वहां जाकर के क्या कर देगा, बेच देगा। तो अगर किसान के पास सरप्लस बचा है, यानी कि अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के बाद जो गेहूं बची है, जो प्रोड्यूस बचा है, वो उसको क्या करेगा, रायगंज मार्केट के अंदर जाकर के भैया बेच देगा। तो ये 3 तरीके से क्रॉपिंग सीजन्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जून सितंबर के समय पर अपना खारिफ क्रॉप्स का सीजन, अक्टूबर नवंबर के समय पर अपना कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो होता है, और साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको राबी क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, विंटर सीजन क्रॉप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वीट भी शामिल है। एक बार नजर मार लो, इस पर ध्यान से देख लो, फिर आगे की तरफ चलेंगे हम ना। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं और इसको और थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। तो देखो, क्रॉपिंग सीजन्स तो पालमपुर के अंदर बांट दिए, लैंड फिक्स थी, खेती बाड़ी करनी थी, ज्यादा क्रॉप्स की जरूरत थी, प्रोडक्शन की जरूरत थी, तो हम अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइम पीरियड पर क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि पालमपुर के अंदर बिजली आती थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, तो हम क्या देखते हैं कि भैया ये जो 3 डिफरेंट क्रॉप्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, इरिगेशन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। देखो, पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय पर जब वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम नहीं था, तो किसान या तो आसपास के जो नदियां हैं, पॉन्ड्स हैं, उन पर डिपेंडेंट होता था, या मॉनसून पर डिपेंडेंट होता था, बारिश पर डिपेंडेंट होता था खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। बट आज हम देख पा रहे हैं कि 3 डिफरेंट क्रॉप्स एक साल के अंदर ग्रो करी जा रही हैं। तो भैया पूरे साल तो बारिश होती नहीं, तो हमने क्या देखा कि आज के समय पर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, जो कि ये मेक श्योर कर रहा है, पॉसिबल कर रहा है कि साल में हम 3 डिफरेंट क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकें, ग्रो कर सकें। और ये वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। देखो, पहले के समय पर क्या था, जब शुरुआत हुई इरिगेशन सिस्टम की, तो गवर्नमेंट ने ट्यूब वेल्स लगाए, बट उससे पहले क्या होता था कि अर्लियर, पहले के समय में आपको पर्शियन व्हील देखने को मिलते थे, जिससे किसान पानी निकालता था कुएं से, कह लीजिए। तो ये जो यहां पर आपको बाल्टी लगी हुई देखने को मिल रही है, इस व्हील को चलाया जाता था, और इससे क्या होता था कि भैया अपना पानी निकल रहा है, और वो पानी आगे फिर यूज करा जाता था सिंचाई के लिए, खेती के लिए। बट आगे चल करके मॉडर्न टाइम्स में हम क्या देखते हैं कि सरकार ने ट्यूबवेल्स को प्रमोट करना शुरू करा, और जैसे ही ट्यूबवेल लगाने शुरू करे, तो शुरुआत के समय में, शुरुआत के दिनों में गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल्स लगाए। बट जब किसानों ने देखा कि भैया बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ट्यूबवेल से सिंचाई, पानी बहुत इजीली अब हम निकाल सकते हैं जमीन से, तो फिर किसानों ने बाद में प्राइवेट ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आज के समय पर आपको ज्यादातर हर खेत में ट्यूबवेल देखने को मिलेगा, जो किसानों की इरिगेशन नीड्स जो हैं, पानी की कमी को पूरा करता है, सिंचाई में किसान की मदद करता है। तो आज ये जो 3 डिफरेंट क्रॉप्स भारत के अंदर पॉसिबल हैं, या कहें पालमपुर के अंदर पॉसिबल हैं, तो वो किस वजह से पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ द इरिगेशन, इन विच इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इन द अर्लियर टाइम्स the farmers were dependent on the Persian wheels for the extraction of water from the ground or the wells, but today, because of the tube wells and the electricity available, they are easily able to do the irrigation and सिंचाई वगैरह आसानी से हो पाएगी। तो ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप देख रहे हो कि मैं पालमपुर के साथ साथ बार बार भारत की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पालमपुर जो है वो एक इमेजिनरी विलेज है, और उस विलेज से आपको रिलेट करके समझना है कि भारत के बाकी के गांव में भी कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ विद द टाइम। तो इसीलिए ये जरूरी है। तो इसके अलावा अगर आप यहां पर समझो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी कि भैया लैंड जो थी वो फिक्स थी, उस लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते थे। तो हमने 3 डिफरेंट क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना शुरू करा, ग्रो करना शुरू करा अलग अलग समय पर, और इरिगेशन फैसिलिटीज ने उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इसीलिए आगे चल करके क्या हुआ कि मिड 1970s तक भारत के अंदर 200 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया को हम क्या कर पाए, इरिगेट कर पाए। तो अगर आप यहां पर समझने की कोशिश करो,
तो 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम क्या कर पा रहे हैं, सिंचाई कर पा रहे हैं, उस पर खेती बाड़ी कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज। लैंड इज फिक्स्ड की प्रॉब्लम को हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू भी पूरा करा, या मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू भी सॉल्व करने की कोशिश करी। मल्टीपल क्रॉपिंग में देखो क्या होता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड पर, एक ही जमीन के टुकड़े पर हम मोर देन वन क्रॉप को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, हम ग्रो करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। तो आप यहां पर ये देखो, एक ही पीस ऑफ लैंड है, इस पर हमने क्या करा हुआ है, अलग अलग तरीके की फसल यहां पर उगाई हुई है, क्रॉप यहां पर लगाई हुई है। अब ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है, लैंड का जो बैलेंस है उसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने में मदद करता है, और गिवन पीस ऑफ लैंड पर, एक पीस ऑफ लैंड पर आप क्या कर सकते हो, अपना प्रोडक्शन जो है यहां पर बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो मल्टीपल क्रॉपिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो इस तरीके से किसान कई जगहों पर मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लेकर के भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और पालमपुर के अंदर भी हमें यही होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा आगे चल करके बेटर ईल्ड के लिए, हायर ईल्ड के लिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी हमें आते हुए क्या देखने को मिले। सबसे पहले आपको यहां पर यह समझना होगा कि ये ईल्ड जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। देखो, ईल्ड का मतलब होता है क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन, कि एक सिंगल सीजन में आपकी जो जमीन है उस पर कितना ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ, कितनी क्वांटिटी का क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ। तो ये बहुत ज्यादा यहां पर क्या हो जाता है बच्चा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक सिंगल सीजन में आपकी लैंड से कितना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, ईल्ड के अंदर काउंट करते हैं। पहले के समय पर जब ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करा जाता था, तो उन ट्रेडिशनल सीड्स की जब बात आती है तो हम लोगों ने 1960s तक यही ट्रेडिशनल सीड्स इस्तेमाल करे, किस चीज के लिए, खेती करने के लिए। और इन ट्रेडिशनल सीड्स से क्या होता था कि इनको पानी की कमी, पानी तो कम चाहिए होता था, इरिगेशन फैसिलिटीज कम चाहिए होती थी, बट जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम आता था। यानी कि जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा क्रॉप प्रोड्यूस है, वो बहुत कम आता था। और यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं थी। काऊ डंग से, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से ही मैन्योर वगैरह इस्तेमाल करके काम हो जाता था, और बाकी जो नेचुरल मैन्योर है उसका इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर के लिए, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर ज़रूरी नहीं था। बट प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जो प्रोड्यूस था, जो क्रॉप प्रोडक्शन था, जो हमारा खेती करने के बाद आउटपुट निकल करके आता था, यील्ड निकल करके आती थी ट्रेडिशनल सीड से, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, कम थी। और अगर हम डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हियर इज द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस। आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि भैया 1950-51 में भारत के अंदर 132 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया जो है कल्टीवेट करा जाता था। 1990 में ये बढ़ करके 186 हुआ, यानी कि 40 साल के अंदर हम लोगों ने क्या करा कि लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया को कल्टीवेशन के अंदर हम लेकर के आए, और बढ़ते बढ़ते 2014-15 तक ये 198 या कहें 200 मिलियन हेक्टेयर्स हो गया। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके, इरिगेशन फैसिलिटीज को और बेटर करके, जो कल्टीवेशन एरिया था उस कल्टीवेशन एरिया को बढ़ाया, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड के अंदर क्या करके टर्न, एक तरीके से चेंज करके। तो हम लोगों ने वेस्ट लैंड को क्या करा, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर यहां पर जो है बच्चा चेंज कर दिया। किसके अंदर, कल्टीवेटेड लैंड के अंदर यहां पर हम लोगों ने उसको चेंज करा विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज। ये काम हम लोगों ने यहां पर करा। तो लैंड को हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन के अंदर इस्तेमाल यहां पर किया। ये डेटा आपके सामने है, कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स, इस टेबल के अंदर आप ये
समझ सकते हो। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो आगे चल करके ट्रेडिशनल सीड्स को रिप्लेस करा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ने, जिनको HYV सीड्स भी कहा जाता है। देखो क्या था कि एक समय ऐसा था भारत के अंदर जब फूड स्कैर्सिटी हमें यहां पर देखने को मिलती थी। तो उस फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, शॉर्टेज को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन करा। कब? लेट 1960s में। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पर ध्यान दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिनको हम HYV सीड्स भी कहते हैं। तो व्हीट और राइस के लिए इनिशियली हम लोगों ने किसानों को, भारत के किसान को प्रेरित करा कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल सीड्स की जगह इन सीड्स का इस्तेमाल करोगे, HYV सीड्स का इस्तेमाल करोगे, तो आपका यील्ड बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो HYV सीड्स ने ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। हालांकि यहां पर अगर आप देखें तो HYV सीड्स से जो प्रोडक्शन होता था वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल ग्रेन्स के मुकाबले, ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता था, और यही सबसे इंपॉर्टेंट भी था उस समय पर। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यहां पर यह हुई कि अब सेम पीस ऑफ लैंड से किसान ज्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन तो निकाल पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है, बट इसके लिए किसान को अब ज्यादा पानी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीजों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और अगर मैं आपको ये 1960s की बात बताऊं तो 1960s के अंदर भारत के अंदर फूड स्कैर्सिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने लोगों को प्रेरित करा कि भैया आप एक समय का खाना छोड़ो। उन्होंने लोगों को प्रेरित करा कि आप राष्ट्र हित में काम करो। तो देखो कितना बड़ा मुद्दा था उस टाइम पर, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर कि प्रधानमंत्री खुद लीड कर रहा है, आगे आकर के लोगों को मैसेज दे रहे हैं आगे आकर के। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा, बट यहां पर प्लेंटी ऑफ वाटर का इस्तेमाल हमें करना पड़ा, किसानों को करना पड़ा, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा, जिस वजह से अगर हम यहां पर देखें तो बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड से प्रोडक्शन तो बढ़ गया, हायर यील्ड तो हमारे पास आ गया, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, वेस्ट उत्तर प्रदेश की, इन सब एरियाज के अंदर किसानों ने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल तो करा, बट ट्यूबवेल वगैरह भी लगाए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल भी करा, बट उससे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? उससे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई कि आज इन एरियाज के अंदर वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। किसानों ने यहाँ पर ट्रैक्टर लिए, थ्रेशर्स लिए, प्लोइंग फैसिलिटीज को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, हार्वेस्टिंग को और ज़्यादा बेटर करने के लिए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने से फ़ायदा तो हुआ, बट नुकसान भी उससे ज़्यादा हुआ, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो पालमपुर की बात ही कर लो। पालमपुर के अंदर भी किसानों ने क्या करा? HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। कैसे? पहले ट्रेडिशनल तरीकों से पालमपुर के अंदर पर हेक्टेयर 1300 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करी जाती थी, जो कि HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करने से डबल से भी ज्यादा हो गई, समवेयर अराउंड 3200 kg पर हेक्टेयर। तो पालमपुर के अंदर भी क्या हुआ कि भैया HYV सीड्स का इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन बढ़ा, यील्ड बढ़ी, और व्हीट के मामले में, राइस के मामले में हमें ये ज्यादा मेनली देखने को मिला, बिकॉज व्हीट एंड राइस आर द
स्टेपल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में व्हीट ज़्यादा चलता है, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें राइस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ने क्या करा बच्चा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स ने यहाँ पर प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, यील्ड को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, या ये कहिए दोगुना कर दिया। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर होती हुई देखने को मिली। और आज के समय पर क्या हो पा रहा है, HYV सीड्स के बाद क्या हो पा रहा है कि फार्मर जो सरप्लस व्हीट है उसको मार्केट के अंदर बेच के आ पा रहा है। पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल व्हीट से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं था कि किसान अपने परिवार के लिए भी रख ले और मार्केट के अंदर जाकर के भी बेच दे। बट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स या कहें HYV सीड्स के बाद क्या हुआ कि प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ा तो किसानों ने फैमिली कंजम्पशन के अलावा जो सरप्लस उनके पास बचता था उसको मार्केट्स के अंदर जाकर के क्या करना शुरू कर दिया, सेल आउट करना शुरू कर दिया। और इससे किसानों की आमदनी के अंदर भी हमें बढ़त होती हुई देखने को मिली, बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिली। और अगर आप यहाँ पर डेटा उठा करके देखें तो हियर इज द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस। इस डेटा के अंदर आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 1965-66 में भारत के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस था दैट वाज 10 मिलियन टन्स, और व्हीट का जो प्रोडक्शन था इट वाज आल्सो 10 मिलियन टन्स, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2017-18 तक पल्सेस का जो प्रोडक्शन था वो 25 मिलियन टन्स हो गया, और वहीं दूसरी तरफ व्हीट का जो प्रोडक्शन था वो 100 मिलियन टन्स हो गया। और भारत फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया और खाने पीने की चीजों के मामले में, स्पेशली व्हीट, राइस, पल्सेस के मामले में भारत काफी हद तक आत्मनिर्भर बन पाया। पल्सेस को लेकर के तो अब भी हम लगातार काम कर रहे हैं, बट व्हीट और राइस के मामले में हम काफी हद तक आज आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको एक बात अगर मैं यहां पर बताऊं तो आपको सुन करके हैरानी होगी, जब भारत के अंदर ये फूड स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली और हमने जब अमेरिका से मदद मांगी तो सबसे घटिया क्वालिटी का जो फूड ग्रेन था या कहें जो व्हीट था जिसको वो अपने जानवरों को खिलाता था, PL80 करके कुछ था, वो अमेरिका ने भारत को मदद के तौर पर दिया। पैसा तो लेता था बदले में, बट वो घटिया क्वालिटी का व्हीट हमें उसने दिया। और आज वही भारत है जो कोरोना के समय पर या कहें जब भी कहीं पर प्रॉब्लम आती है वो अलग अलग देशों को फूड से या कहें फूड ग्रेन से मदद करता है, जिसमें व्हीट हो, पल्सेस हो, हर एक तरीके की क्रॉप शामिल है। तो देखिए समय का चक्र जब बदलता है तो वो कुछ इस तरीके से बदलता है कि जो अमेरिका हमारी कभी मदद किया करता था आज वो भारत की तरफ देखता है कि भैया क्या करें जरा बताओ। तो भारत आज के समय पर एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो कि आने वाले समय के लिए हमारी जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज की जनरेशन से मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपना इंपॉर्टेंट समय, अपना कीमती समय फालतू की चीज़ों में व्यर्थ ना करें, फालतू के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने में ना अपना समय गंवाएं। अगर अपना सही समय आपको लगाना है तो पढ़ाई में लगाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं, स्पोर्ट्स में लगाएं, और प्रेमानंद महाराज जी जैसे जो गुरु हैं उनको सुने। बिकॉज अगर फाउंडेशन देश की स्ट्रांग होगी तभी इस देश की जो ग्रोथ की बिल्डिंग है वो आगे बढ़ेगी और ये भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर जनरेशंस ऑफ दिस ग्रेट नेशन एंड यू हैव टू बिल्ड दिस ग्रेट नेशन इनटू द ग्रेटेस्ट। ध्यान रखो ये चीज। चलिए, तो ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पल्सेस, जिसको हमने यहां पर अभी देखा, समझा और कोशिश करी कि जाने कैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जिसके अंदर HYV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। बट इससे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारी जमीन थी उसको बहुत कष्ट हुआ। कैसे? देखो, लैंड क्या है बच्चा? एक नेचुरल रिसोर्स है जिसको बहुत ही केयरफुली यूज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अब जिस लैंड पर हम साल में 3 से 4 बार खेती कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हुआ? खराब तो होगा भैया, दिक्कत तो आएगी, साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
साइंटिफिक रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं जो बताती हैं, कहती हैं कि भाई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के ओवर यूज से क्या हुआ, लैंड को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन से जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी कम होती चली गई। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस और यू कैन से इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का लगातार इस्तेमाल करने से, पेस्टिसाइड्स का लगातार इस्तेमाल करने से हम क्या देखते हैं कि हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई और जो भूमि, जो लैंड हमारे पास है, इट इज गेटिंग डिग्रेडेड डे बाय डे, क्वालिटी खराब होती जा रही है दिन पर दिन। तो ये हमें यहां पर क्या है देखने को मिलता है। और कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर हम HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे कि हमने देखा कि उनको प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, तो ग्राउंड वाटर का लगातार इस्तेमाल करने से, ट्यूबवेल के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज का लगातार इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम आई कि जो वाटर टेबल था वो लगातार डिप्लीट करता गया और पानी की कमी हमें आज के समय में भारत के अंदर होती हुई देखने को मिल रही है काफ़ी सारे एरियाज़ में। स्पेशली जब हम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा डिप्लीट हो गया है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से नुकसान भी हमें काफ़ी हुआ और लैंड पर भी कहीं ना कहीं उसका हमें एक बोझ पड़ता हुआ देखने को मिला। एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ये भाई साहब जो आप यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, या ये कहिए अमेरिका के अंदर इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। बट जब भारत की बात आती है तो इन इंडिया MS स्वामीनाथन जी को क्या है, भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। किनको? MS स्वामीनाथन को। तो ये नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जो हमने यहां पर पढ़ा। अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर का नुकसान हमें होता हुआ देखने को मिला। लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या हो रहे हैं, हमारे वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, हमारे लैंड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं और कॉन्टिन्यूअस यूज से इनके क्या हो रहा है कि भैया जो हमारे ग्राउंड वाटर है वो भी पल्यूट हो रहा है, जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो भी लगातार पल्यूट हो रही हैं। तो लैंड की क्वालिटी भी डिग्रेड हो रही है, साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का स्कैर्सिटी भी हो रही है और पॉल्यूशन भी हमें यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज विद द कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, ये पानी के अंदर घुल के लैंड में जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी को ख़राब कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। जब बात आती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया के साथ साथ सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी मार देता है और इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि सॉइल जो है वो विद टाइम लेस फर्टाइल होती जा रही है और ये आज के समय पर सबसे बड़ा चैलेंज या कहें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। इसके बाद जैसे कि हमने देखा कि ये जो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ये कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल की हेल्थ को तो डिग्रेड कर ही रहा है। खास तौर पर जब हम पंजाब के फार्मर्स की बात करते हैं तो आज के समय पर पंजाब के फार्मर्स को अगर आप देखो तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा और साथ ही साथ और भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल उन्होंने करा ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। इससे क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी लगातार बढ़ी, क्योंकि अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आपको बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो भी विद द टाइम बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी।
अब देखो, जब बात आती है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो क्या भारत में सबके पास इक्वली लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या सबके पास इक्वल लैंड है? तो जवाब आता है नहीं। किसी के पास लैंड बहुत ज्यादा है, किसी के पास कम, तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो पालमपुर से ही अगर हम शुरू करें, तो पालमपुर के अंदर हमने क्या देखा? पालमपुर के अंदर हमने देखा कि भैया 450 परिवार थे, 450 फैमिलीज, और इन 450 फैमिलीज में से 1/3 फैमिलीज जो थी वो क्या थी? वो लैंडलेस थी, यानी कि 150 परिवारों के पास जमीन है ही नहीं। एंड मोस्ट ऑफ दीज आर दलित विच हैव नो लैंड फॉर द कल्टीवेशन, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है खेती करने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लेबर का काम कर रहे हैं या बाकी किसी नॉन फार्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ पालमपुर में हमने क्या देखा कि बाकी के 240 जो फैमिलीज हैं जिनके पास जमीन थी, उनके पास जो लैंड थी वो बहुत कम थी, बहुत छोटी थी, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, जिसका अगर हम साइज देखें तो वो 2 हेक्टेयर से भी कम का है। यानी कि 150 परिवारों के पास तो जमीन है ही नहीं, दे आर लैंडलेस। वहीं 240 फैमिलीज के पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड है विच इज 2 हेक्टेयर से भी कम। और साथ ही साथ जब बात आती है कल्टीवेशन की, तो अब खुद सोचो, अगर इतना छोटा लैंड है जिस पर किसान कल्टीवेशन कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, तो क्या ही प्रोडक्शन होगा इतनी मेहनत के बाद, जिस वजह से किसानों की जो आमदनी है वो इनएडिक्वेट नहीं है। तो स्मॉल फार्मर्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गया, बट एडिक्वेट इनकम नहीं बन पाई फैमिली के लिए, तो प्रॉब्लम। वहीं दूसरी तरफ पालमपुर में 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड है। साथ ही साथ कुछ परिवार ऐसे हैं जो लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, बड़े फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा की क्या है? जमीन है। तो पालमपुर की स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ परिवार लैंडलेस हैं, 150 फैमिलीज, कुछ किसान जिसमें 240 है नंबर, उनके पास जमीन बहुत कम है, 2 हेक्टेयर से भी कम, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज्यादा है, खेती करने में पैसा तो बहुत लग रहा है, बट प्रोडक्शन से जो आमदनी हो रही है वो एडिक्वेट नहीं है। वहीं साथ ही साथ जो 60 फैमिलीज हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की लैंड है, 10 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से ज्यादा। और वहीं कुछ परिवार ऐसे हैं, बहुत चुनिंदा परिवार ऐसे हैं जो लार्ज फार्मर हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की भूमि है, लैंड है। यही भारत के अंदर भी आपको बाकी जगहों पर देखने को मिलेगा। भारत के अंदर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास बहुत ज़मीन है, मेजॉरिटी लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है, और काफ़ी लोगों के पास ज़मीन है ही नहीं। तो यही भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज जब हम भारत के किसान की बात करते हैं, तो भारत का किसान क्यों परेशान है, क्यों दिक्कत में है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। भारत के किसान के पास छोटी जमीनें हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ज्यादा है और आमदनी कम। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ आंधी तूफान के अंदर और दिक्कत परेशानी हो गई, नेचुरल कैलामिटीज आ गए, तो उससे और भैया बंटाधार हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है आम किसान की। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, तो बहुत ही अनफेयर, या ये कहिए कि बहुत ही अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहां पर देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा अनफेयर है और क्या है? अनइक्वल है। और अगर आप इस डेटा से समझने की कोशिश करें, तो आज के समय पर जब हम कल्टीवेटेड एरिया की बात करते हैं कि कितनी एरिया पर खेतीबाड़ी हो रही है, तो इस कल्टीवेटेड एरिया में 44.6% एरिया के अंदर आप देखो तो यहां पर 44.6% एरिया जो ये है, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो यहां पर अपने स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है 55.4% कल्टीवेबल एरिया की, तो ये 55.4% कल्टीवेबल एरिया किसके पास है? ये 15% किसानों के पास है, जो कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैं। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि भैया 85% फार्मर्स के अंडर 44.6% कल्टीवेबल एरिया आ रहा है।
और वहीं दूसरी तरफ 15% किसानों के पास, 15% किसानों के पास 55.4% कल्टीवेबल एरिया आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है। खुद देखो, 85% फार्मर जो कि मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, उनके पास सिर्फ 44.6% कल्टीवेबल एरिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो 15% मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, उनके पास 55.4% कल्टीवेबल एरिया है, विच इज़ समथिंग वेरी अनफेयर। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आज के समय पर है। इसके बाद अब देखिए क्या है कि हम लोगों ने देखा कि भैया लैंड की प्रॉब्लम तो है, लैंड बहुत ही अनइक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहां पर खेती करने के लिए लेबर कहां से आएगी? तो देखो क्या हो रहा है कि जब बात आती है खेती की, तो खेती आसान नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी फार्मर्स के इशू की बात आती है, तो फार्मर का जब भी मुद्दा उठता है, किसान का जब भी मुद्दा उठता है, तो उसको पॉलिटिकल कर दिया जाता है। किसान की जो बेसिक नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनको कहीं ना कहीं समझा नहीं जाता प्रॉपरली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब एक किसान की बात आती है, तो वो किसान आप जो देख रहे हो कुर्ते पजामे में, उसके पीछे बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड वर्क है। खेती आसान नहीं है बेटा, इट रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। कुछ लोग एसी कैबिन्स में बैठ करके, एसी घरों में बैठ करके किसानों के लिए बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि क्या है, ये है, वो है, सरकार इतनी मदद कर रही है। भैया अगर किसान ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए। सो व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग, सो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। और खास तौर पर जब बात आती है स्मॉल फार्मर्स की, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, वो क्या करते हैं, ज्यादातर वो अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी ही खेत पर खेती बाड़ी करते हैं। तो स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स। वहीं ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू मीडियम एंड लार्ज फार्मर, तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करते हैं, दे हायर द फार्म लेबरर्स। तो जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लैंडलेस पीपल, वो क्या कर रहे हैं, वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स की मदद कर रहे हैं। या ये जो स्मॉल फार्मर हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज का इस्तेमाल करा अपने फील्ड पर, तो उसमें से कुछ जने जो एक्स्ट्रा हैं, उनको हम क्या देखते हैं कि वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेत पर जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये कुछ इस तरह के से लेबर हमें खेती के अंदर, फार्मिंग के अंदर देखने को मिलती है। एंड सेम विद द पालमपुर एज वेल। पालमपुर में भी क्या हो रहा था कि जो 150 परिवार थे, 150 फैमिलीज विच वर लैंडलेस, दे वर वर्किंग ऑन द लैंड्स ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। और वहीं जो 240 फैमिलीज थी, जो स्मॉल फार्मर्स थी, वो अपनी फील्ड में अपनी ही फैमिलीज के साथ काम कर रहे थे। और कभी कभी वो लोग मीडियम और लार्ज फार्मर्स की लैंड पर जाकर के भी क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर स्मॉल फार्मर अपने खेत पे से कुछ भी ग्रो करेगा, कुछ भी ईल्ड उसकी होगी, चाहे वो गेहूं लगाए, चाहे वो गन्ना लगाए, चाहे वो राइस लगाए, उसके प्रोड्यूस पर पूरा का पूरा हक फार्मर का है। वहीं दूसरी तरफ मीडियम और लार्ज फार्मर के साथ भी यही है कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो पूरे मालिक हैं उसके। पर वहीं जब बात आती है लेबरर्स की, लैंडलेस पीपल की, इनका क्रॉप्स के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। इनको सिर्फ क्या मिलेगी, ज्यादातर इनको इनकी मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलती हैं कि भैया आज तुमने 10 घंटे काम करा, आज के दिन की दिहाड़ी, आज के दिन की मजदूरी तुम्हारी ये रही। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है बच्चा। इसके बाद जब बात आती है वेजेस की, तो ये जो दिहाड़ी है, वेजेस हैं, ये कई बार आपको कैश में या कई बार काइंड के अंदर भी देखने को मिलती हैं। यानी कि ज्यादातर किसानों को जो लेबरर्स को वेजेस दी जाती हैं, दैट आर इन कैश, बट समटाइम्स दे आर ऑल्सो गेट पेड इन काइंड। मतलब कई बार किसान उनको क्या कर देता है, फसल ही दे देता है कि भैया चलो तुमने काम करा, पैसे के बदले में तुम क्या करो, 10 किलो गेहूं ले जाओ, 20 किलो गेहूं ले जाओ, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। कभी कभी 1-2 टाइम की मील भी उन लेबरर्स को दे देता है कि चलो तुम हमारे खेत पर काम कर रहे हो तो खाना भी थोड़ा बहुत तुम्हें दे दिया जाएगा।
वेजेस की जब बात आती है, मजदूरी की जब बात आती है, तो ये रीजन टू रीजन क्या होता है बेटा, वेरी होता है। कहीं पर 200-300 रुपये दिए जाते हैं या उससे भी कम कह लीजिए, तो कहीं पर 500-600 तक भी आपको ये वेजेस देखने को मिलती हैं। रीजन टू रीजन के अलावा क्रॉप टू क्रॉप भी ये डिपेंड करता है कि भाई कौन सी फसल लगाई जा रही है। वहाँ पर गन्ना लगाया जा रहा है, राइस लगाई जा रही है, वीट लगाया जा रहा है, तो जहाँ पर हार्डवर्क ज़्यादा है वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा, वेजेस भी ज़्यादा। जहाँ हार्डवर्क कम है तो वहाँ पैसा भी कम। तो ये चीज़ हमें अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब ड्यूरेशन की बात आती है कि भैया कितने समय काम करता है एक मजदूर, तो वो कुछ भी फिक्स नहीं है। वो दिन के 12 से 14 घंटे भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा, या कभी कभी कम भी हो सकता है। कितने दिन काम उसको मिलेगा ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है काम पर। तो यहाँ पर जब बात आती है एग्रीकल्चर की, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि जब हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड है तभी ज़्यादा लेबर की रिक्वायर्ड होती है। बीच का जो समय है सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड में 2 से 3 महीना, इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है खेती के अंदर। और जब बात आती है फार्म लेबरर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको डेली बेसिस पर भी हायर करा जा सकता है किसी पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए, या कभी कभी बहुत ही रेयरली होल ईयर, पूरे साल के लिए भी उसको नौकरी पर रखा जा सकता है, बट वो बहुत कम होता है। बट जब भी हार्वेस्टिंग, यानी कि जब फसल काटने की बारी है, हार्वेस्ट के टाइम है, या सोइंग पीरियड है, जब फसल को बोने का समय है, तो सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय पर वी नीड मैक्सिमम पीपल, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था लेबर के बारे में, और लेबर एग्रीकल्चर के अंदर कैसे काम करता है, पालमपुर के अंदर कैसे काम करता है, वो हमने देखा। बट आज के समय पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खेती के अंदर भी काम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, काम लोगों के पास है नहीं। तो अक्सर क्या होता है कि कम वेजेस के अंदर भी, लेस वेजेस के अंदर भी, लो वेजेस के अंदर भी लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम और द चैलेंज विच वी फेस टुडे। वेजेस के बारे में हम पढ़ चुके, देख चुके कि कैसे जो दिहाड़ी मजदूर है, जो एक लैंडलेस लेबर है, जो एक मजदूर एग्रीकल्चरल फील्ड पर काम कर रहा है, उसकी वेजेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है वो भी क्या है, सीजनल है बेटा। इसके बाद बात आती है कि कैपिटल, कि पैसा कहां से आएगा फार्मिंग करने के लिए। क्योंकि देखो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज किसान मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें उसको इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल भी लगाना है, उसको ट्रैक्टर भी खरीदना है, साथ ही साथ उसको HYV सीड्स भी खरीदने हैं। इसके अलावा उसको फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर चाहिए। तो इतना सब करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए कैपिटल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए भैया उसको। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगी? तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तो यहां पर फार्मर को अब क्या है, फार्मर को मोर मनी, ज्यादा पैसे की जरूरत है पहले के मुकाबले। पहले क्या था, ट्रेडिशनल सीड से काम चल जाता था, सस्ते आते थे। साथ ही साथ क्या था कि भैया गोबर का इस्तेमाल कर लिया, मैन्योर का इस्तेमाल कर लिया, काम हो गया। बट अब जब इतना सब कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स उसको इस्तेमाल करने हैं तो पैसा चाहिए भैया। और पैसे की जब बात आती है तो देखो होता क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यहां पर देखने को मिलती है। स्मॉल फार्मर्स को क्या करना पड़ता है कि जो पैसा है, जो मनी है, वो बोरो करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है। और वो लार्ज फार्मर्स से, मनी लेंडर्स से, व्यापारियों से, ट्रेडर्स से, जो उनको कल्टीवेशन के लिए इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सीड्स वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं से ये स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, उधार लेते हैं। अब जो ये मनी लेंडर हैं, लार्ज फार्मर्स हैं, ये बदले में क्या भैया फ्री में तो दे नहीं देंगे कि अच्छा ताऊ के लड़के हो, मौसी के लड़के हो, ले जाओ पैसा। नहीं, यहां क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
वो बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। जितने भी लोन हमारा किसान, छोटा किसान लेता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। और जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो फार्मर बेचारा, हमारा छोटा गरीब किसान डेट ट्रैप में फंस जाता है। यानी कि वो उसने उधार तो ले लिया, अब उस उधार को चुकाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। और ये बहुत ही दुखद है कि भारत का अन्नदाता जो देश के लोगों का पेट भर रहा है, उसको खुद फांसी जैसे या सुसाइड जैसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग कि अन्नदाता जो लोगों का पेट भर रहा है, लोगों को 2 वक्त का अनाज मुहैया करा रहा है, उसके पास खुद इतना पैसा नहीं है कि वो अपना काम ठीक से कर सके, अपना रह गुजारा ठीक से कर सके, और उसको इस तरह के स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। ये बहुत ही दुखद है। वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है स्मॉल फार्मर्स के अलावा मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स की, तो देखो क्या होता है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, इनके खेत से जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जो भी ये क्रॉप ग्रो करते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इन नंबर, इन क्वांटिटी। अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये बचा हुआ जो सामान है, जो सरप्लस है, उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो हमने पालमपुर में भी क्या देखा कि पालमपुर का जो किसान है वो अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के बाद जो बचा हुआ सरप्लस है उसको जाकर के रायगंज या शाहपुर की मार्केट में बेच आता है। तो यही होता है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं वो सरप्लस प्रोड्यूस को मार्केट के अंदर बेच देते हैं, और वहां से जो पैसा आता है वो उनकी सेविंग है। तो उनको यहां पर कोई लोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है जब हम स्मॉल, मीडियम और लार्ज फार्मर की बात करते हैं। भारत के अंदर मुख्य तौर पर मेनली ज्यादातर स्मॉल फार्मर है, छोटा किसान है जिसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है, प्रोड्यूस उसका कम होता है। भगवान ना करे कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, उसको और नुकसान हो जाता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो वो और कर्ज के तले दबता चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लार्ज फार्मर है, मीडियम फार्मर है, उसके पास लैंड ज्यादा है, कैपिटल ज्यादा है, तो वो सरवाइव कर जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है कैपिटल की जब बात आती है। तो जैसे कि हमने बात करी कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके पास सरप्लस व्हीट जो है वो बहुत थोड़ा है। मान लो अगर एक स्मॉल फार्मर की बात करें, स्मॉल फार्मर क्या हुआ भैया, 500 केजी व्हीट हुआ। अब इस 500 केजी व्हीट में इसने क्या करा कि 150 केजी व्हीट जो है अपने फैमिली के लिए रख लिया। अब इसके पास बेचने के लिए कितना बचा, इसके पास बेचने के लिए 350 किलो बचा। अब 350 किलो में ये क्या बेचेगा, क्या कमाएगा, क्या रखेगा। वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के केस में क्या है कि भैया 5000 किलो प्रोडक्शन हो रहा है फॉर एग्जांपल। अब 5000 किलो में से इसने 500 किलो अपने परिवार के लिए रख दिया, जिसमें से 100 किलो इसने अपनी बेटी के घर भेज दिया कि चलो भैया गेहूं हुआ है ले लो। अब बचा कितना, 4500 किलो, 4500 केजी बिकेगा भी, पैसा भी आएगा, मुनाफा भी होगा। तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास मार्केट में व्हीट की सप्लाई देने को है, जिससे बदले में उनको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, सेविंग्स उनकी बढ़ जाती है, और वो उसी सेविंग्स को आगे चल करके कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडर्स और साथ ही साथ शॉपकीपर्स को वो सामान बेच देते हैं और बदले में मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये था कैपिटल के बारे में जो हमने यहां पर देखा, और फार्मिंग से रिलेटेड किसानों के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वो हमने समझी। तो पालमपुर के अंदर फार्म एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो हमने कवर करी, जिसमें लैंड के बारे में हमने बात करी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में हमने बात करी, मल्टीपल क्रॉपिंग को हमने देखा, ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या चैलेंजेस आए वो हमने देखे, और साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस करा किस बारे में कि भैया कैपिटल कहां से आएगा, लेबर कहां से आएगी। अब बात करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज की जो पालमपुर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। देखो जब बात आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज की, तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक्टिविटीज जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है या फार्म से रिलेटेड नहीं है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज को अगर हम देखें तो पालमपुर के अंदर डेयरी
एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन नॉन फार्म एक्टिविटी है। यानी कि लोगों ने क्या करा, लोगों ने गाय भैंस पाल करके डेयरी फार्मिंग जो है करना शुरू कर दिया। डेयरी इज अ नॉन फार्म एक्टिविटी। ज्यादातर गांव में आप अगर देखो तो यही होता है। हमारे यहां भी सुबह सुबह जो दूध वाले भैया आते हैं, देखा होगा आपने, आप मस्त बड़ी बड़ी मूछे और अपना बाइक लिए हुए, बाइक के इधर भी दूध का डोल टांगे हुए हैं, उधर भी दूध का डोल टांगे हुए, और अपना चलो मेरे भाई, थोड़ा सा पानी भी मिलाए हुए हैं उसमें। तो यहां क्या हो रहा है कि जो डेयरी है वो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है। ज्यादातर वो लोग कहां से आ रहे हैं, गांव से ही तो आ रहे हैं। तो डेयरी इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी। यहां पर क्या होता है कि भाई जो बफेलोज वगैरह हैं, काऊ वगैरह हैं, उनको ग्रास, ज्वार, बाजरा जैसी क्रॉप्स जो हैं खिलाई जाती हैं एज अ फॉडर। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो आपको पता ही है कि बाजरा और ज्वार खारिफ क्रॉप्स है जो रेनी सीजन के अंदर हमें देखने को मिलती है मेनली। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप यहां पर देखो तो जो मिल्क है वो क्या है, बड़े शहर रायगंज में बेचा जा रहा है, विलेज में बेचा जा रहा है जाकर के, शाहपुर में बेचा जा रहा है जाकर के। तो कुल मिलाकर के आसपास के छोटे गांव से बड़े शहर, गांव, छोटे शहर, जो भी आसपास की चीजें लगती हैं वहां पर सामान बेचा जाता है, और यही होता है ऑर्डिनरीली। तो जब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात करते हैं, सो डेयरी इज द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी जो हमें पालमपुर और बाकी भारत के गांव में देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई शाहपुर के अंदर, जो शाहपुर गांव शहर है, वहां पर भी आपको दो ट्रेडर्स देखने को मिल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो गांव से दूध लेकर के चले जाते हैं। उनके पास चिलिंग सेंटर है। चिलिंग सेंटर का मतलब क्या, एक कोल्ड स्टोरेज टाइप है जहां पे वो दूध को जाके स्टोर कर देते हैं, और उसके बाद फिर मिल्क को जो है आसपास के टाउन्स और सिटीज में बेच दिया जाता है। तो यही होता है मेनली कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जो दूध की डेयरी होती है आपके घर के आसपास, या सुबह जो दूध वाले भैया आते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये दूध आसपास के छोटे गांव से इकट्ठा करते हैं। डेयरी वाले क्या करते हैं, उसे स्टोर करके रख लेते हैं। उनके पास बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, पूरा दिन उसी में से बेचते रहते हैं। जो दूध वाले भैया आते हैं सुबह घर पे, वो सुबह सुबह अपने दूध लिया और अपना साथ साथ बेचते चले गए, लोगों के घरों में दे दिया। तो इसी तरीके से पालमपुर के अंदर भी होता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डेयरी के बाद अगर हम यहाँ पर नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात करें, तो डेयरी के बाद और भी नॉन फार्म एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बहुत कॉमन है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है तो पालमपुर के अंदर लेस देन 50 पीपल जो है आज के समय पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम देखें तो छोटा मोटा स्मॉल स्केल पर, यानी कि घर के अंदर ही 2 कमरों में एक मशीन डाला हुआ है और अपना काम चल रहा है, मशीन भी नहीं होता कई बार तो, एंड इसी तरीके से वो अपनी फैमिली को लेकर के, फैमिली को लेबर बना करके, या आसपास के घरों से लेबरर्स जो हैं, फैमिली से जो लेबरर्स हैं उनको हायर करके काम करा रहे हैं। तो क्या हो रहा है भैया, एक तरीके से अगर आप देखो तो स्ट्रॉज इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उनसे जो है ये टोकरियां बना रहे हैं, या लेडीज के साथ बैठ करके चटाई वगैरह बना रहे हैं, है ना, या बैंगल्स वगैरह बना रहे हैं, कपड़ा वीविंग कर रहे हैं। तो ये छोटे मोटे काम आपको गांव के अंदर होते हुए देखने को मिलते हैं आज के समय में भी। और देखो, अगर हम चाहते हैं कि भारत के गांव तरक्की करे तभी भारत तरक्की करेगा। तो भारत की तरक्की में, भारत की प्रोग्रेस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि भारत के गांव प्रोग्रेस करें। और अगर हम चाहते हैं कि भारत के गांव प्रोग्रेस करें तो हमें एग्रीकल्चर के अलावा, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें क्या करना होगा, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान देना होगा। इसीलिए भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुद्रा योजना या और कई स्कीम्स लेकर के आती है ताकि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को भी, एंटरप्रेन्योरशिप को भी क्या करा जा सके, बूस्ट दिया जा सके। और जब ये होगा तभी क्या होगा, हमारा गांव तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, और भारत तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो पालमपुर के अंदर भी कुछ लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा नॉन फार्म एक्टिविटीज में अगर हम और देखें तो यहां पर आपको दुकानदार देखने को मिलते हैं, शॉपकीपर्स देखने को मिलते हैं, जो क्या कर रहे हैं कम नंबर में, बट ये ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है। ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होने का मतलब क्या कि देखो, ये जो दुकानदार वगैरह हैं ये क्या करते हैं, ये शहर में जाते हैं, बाहर जाते हैं सिटीज के अंदर, होलसेल मार्केट से सामान ले आते हैं
और गांव के अंदर ला करके उस सामान को बेचते हैं। तो ये भाई साहब है, ये क्या कर रहे हैं, ये शहर में जा रहे हैं, बड़े शहर में आसपास के, उस बड़े शहर से होलसेलर की दुकान से जाकर के ये सारा सामान ले आए और ला करके भैया इन्होंने क्या करा, गांव में अपने नेबरहुड में जो भी इनकी दुकान है वहां पर बेच दिया। तो पालमपुर के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू द नियर बाय सिटीज, बाइंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड सेलिंग देम इनटू द विलेजेस टू द पीपल। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो बहुत ही स्मॉल जनरल स्टोर्स आपको गांव वगैरह में देखने को मिलते हैं, जिनके पास डेली कंजम्पशन की जो आइटम है, जैसे कि राइस हो गया, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, ये सब चीजें अवेलेबल आपको होती हुई देखने को मिलेंगी। यानी कि गांव में आज भी अगर आप देखो तो बड़े बड़े शोरूम्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े होल जो मार्केट्स होते हैं, जैसे रिलायंस का हो गया, जियो का हो गया और बिग बाजार वगैरह टाइप हो गए, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। स्मॉल जनरल स्टोर्स ही गांव में देखने को मिलते हैं, जो कि पालमपुर में भी हैं, जहां पर डेली आइटम्स जो हम यूज करते हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या है कि यहां पर अगर आप देखो तो कुछ लोग बस स्टैंड के आसपास भी छोटी मोटी दुकानें खोल करके बैठे हैं, जहां पर चाय पकौड़ा वगैरह खाने पीने की नॉर्मल आइटम्स बेच रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटीज के अंदर लोग यहां पर जो है इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो एक मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, नॉन फार्म एक्टिविटी, दैट इज ट्रांसपोर्ट। तो जब ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो यहां पर अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पालमपुर है वो रायगंज से कनेक्टेड है, एक ऑल सीजन ऑल वेदर रोड हमें यहां पर देखने को मिलती है, यानी कि पक्की सड़क हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो पालमपुर के अंदर बहुत सारे लोग, रिक्शा वाला है, टांगा वाला है, जीप चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, और साथ ही साथ ये लोग ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज या कहें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देख सकते हो ये, वाह, तो रिक्शे वाले, टांगे वाले, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जीप एंड ऑल दैट। सो व्हाट दे डू, दे बेसिकली फेरी पीपल, गांव से लोगों को शहर लेके जाते हैं, वहां से वापस लाते हैं, या गांव में ही कहीं किसी को जाना है तो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को लेकर के जाते हैं और बदले में इनको पैसा मिलता है भैया। और अगर आप देखो तो लास्ट कुछ ईयर्स में ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये भी काफी तेजी के साथ ग्रो करता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो बच्चा, जब नॉन फार्म एक्टिविटीज की बात आती है तो डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट आर द 4 मेन नॉन फार्म एक्टिविटीज जो हम पालमपुर में देखते हैं और भारत के बाकी गांव में भी देखते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यहां पर खत्म होता है। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोगों ने डिटेल के साथ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को पढ़ा, जिसमें पालमपुर जो कि एक इमेजिनरी गांव है उसका रेफरेंस लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के भारत के गांव या कहें भारत की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक को समझने की कोशिश करी। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको फ्री नोट्स अवेलेबल रहेंगे। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन।